चला, मेरा नाम है आशीष शर्मा। सीसेट कंपैरिजन की सीरीज का दूसरा स्टेप आ चुका है। जिनने फर्स्ट स्टेप द बेसिक्स देख लिया है उनके लिए द सेकंड स्टेप द क्लियरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है। जिन्होंने बेसिक नहीं दिखा है, जो पहली वीडियो द क्लियरेंस पर आ रहे हैं, वो बेसिक इसके बाद जरूर देख लेना, इससे पहले देख लेना, उसके बाद क्लियरेंस देख लेना। ठीक है, मेरे को जितनी उम्मीद है सबने बेसिक देखने के बाद क्या है सीसेट रीडिंग कंपैरिजन वगैरह सब समझ लिए होंगे। जिन्होंने बेसिक देखा है उन्होंने मेरी वीडियो में जरूर देखा होगा क्या है फर्स्ट स्टेप कंपैरिजन, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, क्या है वन लाइनर पैसेज, क्या है डबल लाइनर, सब कुछ सब देखा होगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में ज्यादा नहीं, इस वीडियो को हम क्लियरेंस के तौर पर लेते हैं कि हमें पैसेज को देखना कैसे है और उन्हें एलिमिनेट कैसे करना है, किस टाइप से हमें पैसेज अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम आएंगे सीसेट के कंप्रीहेंशन के टाइप पर। इसके आपको चार टाइप देखने को मिलेंगे, 2, 3 और ये 4 टाइप आपको इसके देखने को मिलते हैं। 4 टाइप कैसे आप कहोगे सीसेट रीडिंग कंपैरिजन तो एक ही आता है, नहीं, 4 टाइप यानी उन्हें किस तरीके से एलिमिनेट करके किस तरीके से आंसर निकालना है, किस टाइप में यूपीएससी में सीसेट कंपैरिजन देता है। ठीक है, सबसे पहला होगा वन लाइनर, जो मैंने बताया जिससे हमें वन पैसेज देखने को मिलेगा और 2 नंबर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे किस पे, इसके पैसेज पर हम इसे रीड कर आंसर कर सकते हैं। यानी एक वन लाइनर पैसेज होता है, इसके अंदर से हमें सिर्फ ऑथर क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, वो चीज देखनी होती है और हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें भी डिफिकल्ट टाइप और इजी टाइप काफी निकल कर आते हैं। डिफिकल्ट टाइप यानी कि वो तुम्हें 50-50 ऑप्शंस में इतना फंसा देगा कि आप हमेशा वही ऑप्शन क्लिक कर आओगे जो उसका आंसर नहीं निकलता है। ठीक है, ये बहुत बात की बात है, पहले एक बेसिक समझते हैं। इसके बाद हमारा आता है 2 लाइनर। 2 लाइनर में 2 पैसेज देखने को मिलेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें ऊपर नीचे हो जाए कभी। 2 पैसेज देखने को मिलेंगे और 4 नंबर्स। 2 पैसेज 4 नंबर, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। इसमें 2 लाइनर 2 पैसेज 4 नंबर के देखने को मिलते हैं और इसमें आप रीड आंसर कर सकते हैं, लेकिन इसमें 50-50 में फंसने के बहुत चांस होंगे। 50-50 में कैसे, आप कुछ चीजें एलिमिनेट कर लेंगे लेकिन कुछ चीजों में आप फंसने लगेंगे। जैसे मैं बोलूं, जो हम ज्यादातर ट्रिक्स पे जानते हैं, ओनली, नॉट वगैरह, ये आप इजीली एलिमिनेट कर पाओगे। लेकिन जो सोशल कॉज से जुड़े हुए पैसेज होते हैं उनमें ये शब्द कभी कभार ठीक भी निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम शब्द ठीक होने के चांस 90% होते हैं कि वो रॉन्ग ही होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, सेकंड टाइप। थर्ड टाइप हमारा होता है जिसमें 3 लाइनर नहीं, यानी कि 3 पैसेज मिलेंगे आपको, 3 पैसेज क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एक पैसेज 3 क्वेश्चन। यहां पे 2 लाइनर यानी एक पैसेज से 2 क्वेश्चन, एक पैसेज से 2 क्वेश्चन, यहां पर 3 पैसेज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, इसमें आपको क्या देखना होता है, इसमें आपको देखना होता है कि हमें जो क्वेश्चंस है वो एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन का आंसर कैसे निकल रहा है। हमेशा आप याद रखना, जो 3 क्वेश्चन एक पैसेज से फंसते हैं उनमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन में कोई ना कोई सेकंड क्वेश्चन के लिए हिंट छुपा हुआ होता है और वो आपको देखना है कि वो हिंट क्या है क्या नहीं है। लेकिन इतना याद रखना, जो फंसाने वाले, जो स्किप करने वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, वो 3 लाइनर यानी 3 पैसेज वाले में, एक पैसेज से 3 क्वेश्चन वाले में बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे किस पर, ये है नॉट अटेम्प्टेबल। नॉट अटेम्प्ट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कितने, ये मुश्किल से मुश्किल इनकी 3 to 4 की वेटेज, मुश्किल से मुश्किल बता रहा हूं,
वरना 2 to 3 की वेटेज आती ही आती है। मुश्किल से मुश्किल 3 to 4, 2 to 3 नॉट अटेम्प्टेबल वाले हैं जो आपको अटेम्प्ट नहीं करने होते लेकिन आप उन्हें अटेम्प्ट कर कर आते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, आप सीसेट क्लियर करने केवल कंप्रीहेंशन के बेस पर गए हैं और वो आप दिक्कतें करते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा पूरा का पूरा बैक थ्रू। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वन लाइनर। वन लाइनर यानी एक पैसेज, एक उसके क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे हम टू लाइनर, यानी एक पैसेज 2 क्वेश्चन 4 नंबर, उसके बाद एक पैसेज 3 क्वेश्चन 6 नंबर। और ये जो नॉट अटेम्प्टेबल होते हैं, ये हमारी आगे की सीरीज चलेगी। क्लियरेंस में ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो अब ये क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, मेरे हिसाब से आपने सब देख लिया होगा। सबसे पहले हम चलेंगे वन लाइनर। वन लाइनर, वन लाइनर जैसा मैंने कहा, ऑथर्स की सबसे पहले ऑथर की बात जानिए कि ऑथर कहना क्या चाहता है। तो हमें फर्स्ट लाइन से ऑथर की बात यहां तक पता लग जाती है, लेकिन हमें यह पता नहीं लग पाता जब हम ऑप्शन पर जाते हैं कि ऑथर की लाइन से ऑथर पूरे पैसेज में क्या कहना चाहता है। कभी कभी हम चीजें पैसेज पढ़कर सॉल्व करते हैं, कभी कभी हम बिना पढ़े सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा एक्सट्रीम वर्ड हमारा साथ दे देते हैं। लेकिन जैसा हम 2025 के टाइम पर जानते हैं, 15 to 14 क्वेश्चंस ऐसे थे जो सोशल कोर्स से रिलेटेड थे और उन्हें एक्सट्रीम वर्ड के तौर पर भी कुछ क्वेश्चन ठीक निकल गए। जैसे हम जानते हैं 3 से 4 क्वेश्चन जो बच्चों ने सोचा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत हो गए, वो सही निकल कर आ गए। क्यों? क्योंकि वो बाद में स्टेटमेंट चेंज हो गई, किसी ने पूरी स्टेटमेंट पर ध्यान नहीं दिया। अब जैसे मैं बोलूं, सबसे पहले याद रखना, आप उस चीज को हाईलाइट कर ले जो ऑथर की चीज आप देखते हैं। अभी मैं सिखा रहा हूं पैसेज पढ़कर कैसे आंसर देना है, बाद में हमें सीखना पड़ेगा पैसेज को एलिमिनेट कैसे करना है और विदाउट पढ़े टाइम बचाकर ट्रिक से कैसे आंसर निकाले जिनके निकल सकते हैं। ठीक है, मेंटेन एन इकोसिस्टम जस्ट टू converse biodiversity affect its commercial potential as well as the livelihood dependent on the ecosystem। यानी हमें इतना पता लग गया इसमें इकोसिस्टम की बात हो रही है और जो इकोसिस्टम पर डिपेंडेंट है उनकी बात हो रही है। हमें ऑथर की चीज समझ में आ गई, उसका दबाव ज्यादा इकोसिस्टम पर है, उनके डिपेंडेंट पीपल पर है। देयर इज आल्सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूजिंग एन इकोसिस्टम। फिर वही बात, इकोसिस्टम ओनली द लिवलीहुड फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन और स्टैटिकली कंजर्वेशन और डिफॉरेस्टेशन कॉस्ट टू बी अ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन विल लीड अ इनडायरेक्ट हार्म लाइक फूड सिचुएशन प्रॉब्लम, माइक्रो स्टेबिलिटी पार्ट फ्रॉम एडवाइजरी इफेक्ट, लिवलीहुड डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। अभी तक मुझे इतना देखने को मिला, इकोसिस्टम से रिलेटेड फूड्स, इकोसिस्टम से रिलेटेड पीपल, इकोसिस्टम से रिलेटेड हैबिटेट, इसकी बात हुई है और अलग यहाँ पर कोई बात नहीं हुई है कि किनके राइट्स कैसे राइट, कोई बात नहीं हुई है। अब मैं चलता हूं आगे। जैसे मैं सबसे पहले ए को पढ़ता हूं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी नॉट एन इशू टू बी वरीड अबाउट व्हेन सम पीपल लिव एंड डिपेंड ऑन इकोसिस्टम फॉर देयर लिवलीहुड। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा, जो में फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट एन इशू, इसमें कहीं भी इशू का जिक्र है अभी आपके सामने कि इकोसिस्टम एक इशू है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अभी जो लोग उस पर डिपेंडेंट है, पोटेंशियल है, एक्सप्लॉयटेशन फूड वगैरह, इसका जिक्र हुआ है। अब मैं सीधा सीधा इसको एलिमिनेट कर सकता हूं, इजिली कर सकता हूं, क्योंकि एक तो अगर जो मैं स्टेटमेंट वाइज देखूं, अभी इसको हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी मैंने बताया नहीं। अभी मैं इसको देखूं, worried about when some people depend on ecosystem, some people depend on ecosystem, इसमें कहीं भी हमसे इकोसिस्टम के अभी डिपेंडेंट के बारे में नहीं बोला है। इकोसिस्टम बात हुई है, हैबिटेट की बात हुई है, फूड वगैरह की बात हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि उन पर ही डिपेंडेंट है। ओनली फॉर लिवलीहुड बोला है हमने, लेकिन कुछ पीपल नॉट एन इशू टू बी वरीड, इसमें कोई ऐसा जिक्र नहीं है। अब मैं आऊं, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल डिपेंडेंट फॉरेस्ट फॉर फूड फॉर शेल्टर। यहां पर कहीं भी आपको मौलिक अधिकार के बारे में कुछ जिक्र मिल रहा है। मैं मानता हूं राइट टू लिवलीहुड वगैरह ये सब मौलिक अधिकारों से कनेक्टेड होते हैं, पर ऑथर का कोई भी रिलेशन हमारे मौलिक अधिकारों से नहीं है। उसका रिलेशन सारा का सारा इकोसिस्टम, फूड, हैबिटेट पर है। तो मैं सीधा बोलूं तो सेकंड भी हमारा एलिमिनेट होता है। ठीक है, अब हम आते हैं सस्टेनेंस ऑफ लिवलीहुड एंड डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम व्हाइल बीइंग टुगेदर एंड अनदर लीड इन द कॉन्फ्लिक्ट एंड इम्बैलेंस। आजीविका का संशोषन, तंत्र नागरिक एक साथ होने के दूर करने के तीर से जिससे परंपरा विरोध असंतुलन होता है। ठीक है, अभी ये इसमें असंतुलन कैसे, क्योंकि इस
पैसेज के अंदर मैंने यहां तक जो पढ़ा, मेरे को यहां पर इकोसिस्टम, लिवहुड डिपेंडेंट, कॉमर्शियल, डी फॉर एक्सप्लोइटेशन, फूड्स, माइक्रो स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, जो मेरे को अभी इसने लिखा कि लिवहुड, डिग्रेडेशन, इकोसिस्टम बीइंग टुगेदर लीडिंग अ कॉन्फ्लिक्ट एंड इम्बैलेंस, इनस्टेबिलिटी, इम्बैलेंस, बात एक ही बनती है। अब मैं आता हूं कॉमर्शियल एक्सप्रेशन शुड बी कंप्लीटली स्टॉप। अब मैं यहां पर, चलो मैंने यहां तक अभी पढ़ा था, दिस कॉन्फ्लिक्ट आर पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज where the dependence of people on the ecosystem is significant and commercial exploitation has been potential to boost national income। अभी मेरे से इसने यहां पर बोला कॉमर्शियल एक्सप्लोइटेशन जो है हमारी पोटेंशियल करेगा बूस्ट करने के लिए इनकम को, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, कॉमर्शियल एक्सप्लोइटेशन इकोसिस्टम शुड बी कंप्लीटली बैन। अगर मैं इसे कंप्लीटली बैन कर दूंगा तो मेरा इकोसिस्टम बूस्ट कहां से होगा? लास्ट लाइन से बिल्कुल ये गलत होता है। तो अब मैं कहां पर आता हूं, जो मेरा एक ऑप्शन बनता है, क्यों? क्योंकि उसमें इम्बैलेंस, इनस्टेबिलिटी, लिवहुड, इकोसिस्टम, एक्सप्रेशन, लीडिंग, सब की बात की हुई है। लेकिन मैं यहां बोलूं कॉमर्शियल फॉरेस्ट फंडामेंटल राइट्स की इसमें कोई जिक्र नहीं है। कैसा भी, कोई भी पूरे पैसेज में आपको एक वर्ड भी उसकी तरफ ले जाता नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज कैसे होंगे, लिवहुड, राइट टू लिवहुड, राइट टू लिवहुड, वो चले जाएंगे इसको अपने राइट्स पर लेकर, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी नॉट एन इशू, इसने साफ साफ क्या बोला, मेंटेन इकोसिस्टम जैसा कन्वर्ट बायोडायवर्सिटी इफेक्ट ऑफ कमर्शियल पोटेंशियल as well as the livelihood dependent on ecosystem. There is also conflict between using a only for livelihood for commercial strictly for conservation deforestation due to commercial। इसने क्या यहाँ पर वर्ड किया, स्ट्रिक्टली। यहाँ पर क्या बोल रहा है, नॉट एन इश्यू टू बी वरीड, वो खुद बोल रहा है हमें उस पर स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ये क्या बोल रहा है, वो कोई वरीड होने का इश्यू ही नहीं होता। ये भी स्टेटमेंट डायरेक्ट गलत निकलती है, ठीक है। अब मेरे को जहां तक उम्मीद है फर्स्ट लाइनर सबको समझ में आ गए होंगे। मैं सबको एक होमवर्क देता हूं, 2 पैसेज वाला, जिससे 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 3 पैसेज वाला, सॉरी 1 पैसेज वाला, जिससे 3 क्वेश्चंस आते हैं। इन क्वेश्चन को एक बार देखना, अटेम्प्ट करने की कोशिश करना इस फॉर्मूले से जो भी मैंने दिया है। फिर मैं इनको अगली क्लास में करवाने वाला हूं, जिसे हम बोलते हैं द फोकस टू बी एलिमिनेशन। हमारी जो सीरीज होगी द फोकस टू बी एलिमिनेशन, द बेसिक हो गई, द क्लियरेंस हो गई, अब होगी द फोकस टू बी एलिमिनेशन। किस तरीके से एलिमिनेशन काम करता है, कैसे चलता है। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। जिसे ना समझ में आए वो मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसको आंसर दे दूंगा, रिप्लाई दे दूंगा। मेरे से टेलीग्राम पे जुड़ना चाहे डायरेक्ट टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं। और जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो डायरेक्ट जुड़े, कांटेक्ट करें, किसी से भी डायरेक्ट बीच में बात करने की कोशिश ना करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।